चलिए हम पढ़ते हैं बेसिक इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये है इंटरनेशनल रिलेशन का पहला हैंड आउट। तो इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स इमर्ज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी रिलेशन अमंग स्टेट्स। मतलब दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जो उनकी पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो किस प्रकार से एस्टेब्लिश होते हैं, उनके सभी के बारे में होती है ये बात, इंटरनेशनल रिलेशन। स्टेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड वे टू एस्टेब्लिश इनर स्टेट पीस। तो ये सब प्रोसेस होता है कि उनके साथ रिलेशन स्थापित एस्टेब्लिश क्यों करना है, वो करते हैं क्योंकि हमें अपने स्टेट की इन अपने स्टेट के अंदर है ना, हमें पीस एस्टेब्लिश करनी है, शांति स्थापित करनी है, ठीक है? तो लिखा है ना, टू फाइंड वेज एस्टेब्लिश इनर स्टेट पीस एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे देश को क्या करना कि वर्ल्ड की जो भी कैटास्ट्रोफिक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है उनसे बचाई रखना। आगे इसमें क्या लिखा है, furthermore international politics furthermore international politics and the domestic politics are two very different field of study with distinguishing features। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि दो देशों के बीच में होता है जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है कि हमारे ही दो स्टेट के बीच में जो होता है वो सब हमारी स्टेट के अंदर, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो मतलब कि हमारे भारत के अंदर ही, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है उसको उसको करना, रिमूव करना, या जो ये छत्तीसगढ़ के माओवादी वगैरह इनको, इनसे हमें डील करना कि वहाँ पर हम पीस को एस्टेब्लिश कर सकें, शांति कायम कर सकें। या नॉर्थ जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो प्रो गवर्नमेंट या प्रो पॉलिटिक्स नहीं होते हैं, वो हमेशा अगेंस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हम अलग स्टेट स्टैब्लिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो उन सभी की बातों के लिए इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अनार्की। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ये होता है कि दो अलग अलग देश हैं, तो उनमें ऐसा तो होता नहीं है कि उनके ऊपर कोई दोनों का भी कोई होगा ऊपर, ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अनार्की यानी कि, या अनार्की एक मोनार्की का ही एक अपोजिट है। मोनार्की का मतलब होता है कि जैसे कि मोनार्क होता है वो सबसे बड़ा होता है, कोई राजतंत्र है वहाँ पर, जैसे कि एक राजा सबसे बड़ा होता है। जैसे ब्रिटेन में जो राजा बनता है वो कई देशों का प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है। जैसे लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अनार्की है ना, वो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, विद एन एब्सेंस ऑफ एनी ओवर आर्चिंग अथॉरिटी रेगुलेटिंग एंड बिहेवियर ऑफ द नेशन स्टेट्स टुवर्ड ईच अदर। तो बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं होती उनके ऊपर। तो इस तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑपरेट्स इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है, हायरार्किकल फीचर होती है, उसमें बिल्कुल होता है। जैसे कि दो स्टेट लड़ रहे हैं तो हमें पता है उनके ऊपर है लोग हैं, दोनों स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे, राज्यपाल होंगे, फिर उनके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री भी तो होते हैं, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर होगा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल द नेशन स्टेट, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो है कि नेशन स्टेट्स अनलाइक इंडिविजुअल इन डोमेस्टिक सोसाइटी एग्जिस्ट इन ए सेल्फ हेल्प एनवायरनमेंट वेयर द क्वेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ रिक्वायर्स देम टू सीक सिक्योरिटी थ्रू ग्रुप ऑफ मिलिट्री पावर। Therefore, the international politics is often described as a struggle for power। बिल्कुल यही तो होता है, स्ट्रगल होता है पावर का। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। तो आगे हम चलते हैं, आगे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन डोमेस्टिक सोसाइटी एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंश्योर order,
establish security and welfare of the individual and society। बिल्कुल यही तो होता है। वो एस्टेब्लिश करते हैं किसको? स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को और वेलफेयर को। और स्टेट एंश्योर ऑर्डर, अथॉरिटी, बिल्कुल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, हर एक आदमी का विकास और सोसाइटी का भी विकास, बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं की कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें की कंसेप्ट दो है, एक तो है बैलेंस ऑफ पावर और एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, दो चीजें। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर इज a concept that refers to condition in which no one state predominates no one state predominates over other। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, दो स्टेट एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करते हैं। टेंडिंग टू क्रिएट a general equilibrium and curb the hegemonic ambitions of all states। Balance of power is suggested as a strategy for the protection of national interest, sovereignty, territorial integrity, as well as regional peace। Balance of power has been one of the most widely used concept in international politics। बिल्कुल यही तो है बैलेंस ऑफ पावर के अंदर। जैसे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने किस प्रकार से वो एटॉमिक ताकतें बनी, परमाणु शक्तियां बनी, तो उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर के अंडर बनी है। और उन्होंने किस प्रकार से वो जो एयरक्राफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो वो सब बैलेंस ऑफ पावर के लिए है। जैसे कि भारत ने अगर सबसे तेज उड़ने वाला विमान खरीद लिया, तो वो कुछ सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल खरीद लेंगे। दोनों एक दूसरे की तरह ऐसे मतलब चलते रहते हैं कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए कि हम, वो बैलेंस ऑफ पावर है। ठीक है, balance of power can be achieved by using internal or external balancing। Balance of power promotes arm race and formation of alliance। Formation of alliance can and counter alliance can lead to conflict and then finally war like World War First and World War Second। Now we talk about arm race. Arm race and arm race is a concerted build up that occurs as two or more states acquire weapons or increase their military capability in response to each other। तो इस प्रकार से ये है कि जैसे कि भारत ने 1 लाख लोगों की एक सेना बना रखी है, तो भारत पाकिस्तान कोशिश करेगा 1.5 लाख की बनाए। पाकिस्तान ने 1.5 लाख की, तो भारत ने सोच लिया 4 लाख की सेना बना ले। इस प्रकार से दो देशों के बीच में एक रेस शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। दस आइडिया और प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन डिफेंस। द आइडिया और प्रैक्टिस ऑफ कॉमन डिफेंस in which a member of a state pledged themselves to defend each other based on the principle of all for one and one for all to ensure the successful collective security। There must be an international body that has the more authority and political capability to take effective action। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब कौन सा एग्जाम्पल हो गया कि लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वार प्रथम फर्स्ट के बाद में बना था, और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बना था यूनाइटेड नेशन। तो ये दोनों देश तो किस प्रकार से थे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए बने थे। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कि वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी किसी एक देश पर अटैक हुआ है तो सभी देश उस देश के पक्ष में खड़े रहेंगे। वन फॉर ऑल यानी किसी बाकी देश अगर जैसे कि 2 या 3 देशों पर अटैक हो रहा है, तो एक देश उनके सपोर्ट में, जैसे अमेरिका या रसिया उनका सपोर्ट करेगा, या चीन, भारत। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे इवोल्यूट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है कि नेचर एंड focus of international politics has changed significantly over time। Evolution of international politics can be divided into
Nature and focus of international politics has changed significantly over time. Evolution of international politics can, क्या लिखा है यहाँ पर, कैन बी डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट पैलेसेज, अलग अलग जगह वो अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया अलग अलग फेज में. हाउएवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज from the perspective of contemporary international relation as is Cold War period and post Cold War era. Both phases are described below. अब हम क्या करते हैं, फेज ऑफ कोल्ड वार पढ़ते हैं. तो इसमें लिखा गया है कि फेज ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है. However, most important phase from the perspective of contemporary international relations is Cold War period and post-Cold War era. Both phases are described below. तो हम पहला फेज पढ़ते हैं. पहला फेज कौन सा है, फेज ऑफ कोल्ड वार. तो जो कि कोल्ड वॉर शुरू होता है 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से शुरू होगा और वो चलेगा 1991 यानी कि जब तक कि यूएसएसआर कोलैप्स नहीं होगा तब तक. तो अब हम पढ़ते हैं phase of Cold War 1945 to 1991. After the end of the Second World War, the two superpowers emerged in the world politics, the capitalist USA and the communist USSR. The superpowers meant extraordinary powers. Other states combined also cannot challenge a superpower. The other states were reduced to satellites. तो जो दो देश थे वो इतने ताकतवर हो गए कि बाकी देश थे वो सैटेलाइट्स की तरह हो गए ऑफ सुपर पावर ब्लॉक्स. वो सुपर पावर ब्लॉक्स की सैटेलाइट की तरह बन गए, यानी कि वो उनके सामने कुछ नहीं थे. लिख दिया ना, यही है. इट लेड टू बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो अब ये दो पूरा देश था, पूरा संसार था, वो बाइपोलर हो गया था, द्विध्रुवीय. तो दो ध्रुव बन गए थे, एक तो यूएसए यूएसएसआर, यूएसए कैपिटलिस्ट पावर, यूएसएसआर कम्युनिस्ट. आगे पढ़ते हैं कि कोल्ड वार डिस्क्राइब्ड ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो वॉर येट नो पीस. तो कोल्ड वार एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर कोई युद्ध नहीं था तो कोई शांति भी नहीं थी. ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी युद्ध हो जाएगा, कभी भी, आज युद्ध हुआ कल युद्ध हुआ, इस प्रकार से लग रहा था, डर लग रहा था, सभी को था. आगे पढ़ते हैं, हम चलते हैं आगे. तो आगे ये लिखा गया है, आगे लिखा कि द टर्म्स वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ द यूएसए एंड यूएसएसआर इन post World War II period. It denoted a high state of rivalry, and it is believed that if certain conditions has had been absent, it would have resulted into another world war. Cold War had an impact all over the world. The most worst affected regions have been Third World War countries. They became ground for proxy wars between two superpowers. तो वो क्या हो गया कि दोनों सुपर पावर के लिए प्रॉक्सी वार के लिए ग्राउंड बन रहे थे. कौन से, जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी ना, जो या ऐसा समझ ले कि जो भी यूएस और यूएसएसआर के अलावा जितने भी देश थे वो बन रहे थे. अब आगे लिखा गया है कि कोल्ड वॉर rivalry had two dimensions, the military and ideological. The militarily both superpowers formed rival military alliance known as the NATO and Warsaw Pact. Ideologically, the Cold War has been described as a war between the two ways of life, the communism and versus capitalism. तो नाटो था, वो किसने बनाया था, कैपिटलिस्ट पावर थी ना, उन्होंने एक 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 अलायंस तैयार किया जिसको नाम था नाटो. और वार्सा, उन सभी देशों ने जो कि कम्युनिस्ट देश थे, उन सभी ने एक अलायंस फॉर्म किया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट. ठीक है, आगे चलते हैं. तो आगे लिखा गया है कि thus
end of the Cold War and collapse of Soviet Union marked triumph of capitalism over communism, and is described as the victory of the liberal way of life over the communist way of life. बस वही है कि सेकंड वर्ल्ड वार मतलब ये कोलैप्स सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने का मतलब है कि जो कैपिटलिज्म वे ऑफ लाइफ था ना वो उसने उसकी जीत हो गई। ये बात लिखी गई है। आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस इज गिवन द क्रेडिट फॉर द पीस ड्यूरिंग द कोल्ड वार presence of the nuclear weapons ensure that the cold war does not turn into hot war। बिल्कुल यही तो था। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब होता है कि दो देश है, उन दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। अब दोनों को डर है कि कौन किस देश पर अटैक कर दे। अगर ये देश इस पर अटैक करेगा तो ये इधर वाला भी इस पर अटैक करेगा, तो बिल्कुल नुकसान हो गया ना। तो ये वाला इस पर अटैक नहीं कर रहा, ये वाला इस पर अटैक नहीं कर रहा, दोनों देश एक दूसरे से डर रहे हैं इस बात को लेकर कि कौन किस पर अटैक कर दे। अगर हमने अटैक शुरू किया तब सामने वाला भी अटैक करेगा और वो भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा, जो कि हमारे लिए भी तो घातक होगा। इस प्रकार से दोनों देश लड़ नहीं रहे थे, यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी की वजह से ही जो कोल्ड वॉर एरा था वो हॉट वॉर एरा के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ब्रीफ के अंदर। इसमें लिखा गया है कि डिटरेंस मीन्स प्रिवेंट एनी एनिमी फ्रॉम अटैकिंग। इट हैज बीन द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एज। द टर्म deterrence comes from the Latin word deter, which means to frighten, डराना। यही तो है, बिल्कुल यही हो रहा था। द पोटेंशियल एडवर्सरी फ्रॉम अटैकिंग, किसी को पोटेंशियली मतलब पोटेंशियल एडवर्सरी फ्रॉम अटैकिंग, यानी कि किसी को कि जो एडवर्सरीज मतलब जो कि हानियाँ होगी, जो कि हमारा नुकसान होगा, उसको लेकर उसके अंदर डर बिठाए रखना। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में हम जानते हैं कि कोई देश दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो उस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती है। वहाँ पर जेनेटिक डिजीजेज है ना वो लंबे टाइम तक रहती है इस प्रकार से। तो ये डर था सभी देशों के बीच में बना हुआ था। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे लिखा गया कि डेटरेंस इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ही तो था। इट्स गोल इज कंसीव द एडवर्सरी दैट द कॉस्ट ऑफ द अटैकिंग विल एक्सीड द बेनिफिट्स। It is an old concept, traditionally used the conventional weapons. However, तो conventional weapons के अंदर तो यही होता था कि जो देश पहले अटैक करेगा उसको तो जीतेगा, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ऐसा नहीं था। यानी इस देश ने इस पर अटैक कर दिया, लेकिन ये भी तो कर सकता है वो बाद में कर देगा तो भी नुकसान तो बराबर ही होगा, बराबर क्या पता ज़्यादा भी हो जाए। तो ये था। However, now it is more associated with nuclear weapons। न्यूक्लियर वेपन्स मैड डॉक्ट्रिन होता है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन। इट्स सिग्निफिकेंस ग्रू ड्यूरिंग कोल्ड वॉर व्हेन न्यूक्लियर वेपन्स threatened the survival of the principal adversaries USA and USSR। Post Cold War era 1991 onward, the disintegration of Soviet Union in December। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, यानी जो 1991 के बाद के टाइम था, पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कोल्ड वॉर के बाद का एरा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें लिखा गया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन दिसंबर 1991। तो 1991 से क्या है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। द मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, और यही मार्क करता है किसको, कोल्ड वॉर के एंड को। बाइपोलर वर्ल्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएसए इमर्ज्ड एज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दिस फेज इज द डोमिनेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लिबरल and capitalist principles. This phase denotes growth of free trade, liberalization and globalization. There has been a tremendous increase in number of non-state actors, which are increasingly affecting world politics.
बिल्कुल, ये सभी थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कौन-सी एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, एनजीओज़ एंड ट्रांजिशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स, ये सभी। ये सभी क्या है? ट्रेमेंडस इंक्रीज़ हुए हैं इनका, इनका बहुत ही बड़ी संख्या में इंक्रीज़ हुए हैं ये। एमएनसीज़ इंक्रीज़ हुई ना, यानी भारत की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अब वो आस-पास के देशों में भी है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, भूटान में और आस-पास के जितने भी देश हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर और यूरोप की कंट्री, बाकी जो एमएनसीज़ है वो दूसरे देशों के अंदर है, अमेरिका के दूसरे देशों के अंदर है। इस प्रकार से एमएनसीज़ है वो एक देश की एमएनसी है, वो दूसरे देशों के अंदर भी है। तो एक बड़ा एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट आदमी है, यानी कि पूँजीवादी आदमी है या एक धनवान आदमी, एक अमीर है, एक बिलियनियर है, उसका पैसा अगर दूसरे देश में लगा है, तो वो जिस देश में रहता है, वो उस देश में के जो है अथॉरिटी है, हायरार्की में, जो यानी उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, उनको समझाएगा कि उस देश के साथ में हमारे रिलेशन कभी भी खराब नहीं होने चाहिए या कि उसके साथ में हमें कभी भी वॉर नहीं करना। तो इस प्रकार के ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इन सब के बारे में लिखा गया है। हाउएवर सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, तो 2008 के अंदर क्या आया था, आर्थिक मंदी आई थी बहुत बुरी तरीके से। वर्ल्ड इज विटनेसिंग ए डिक्लाइन ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो पूरे संसार ने इस बात का गवाह बना था कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, यानी कैपिटलिस्ट वाला, वो भी वो भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। टुडे द आइडिया ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड इज थ्रेटन्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड मोreover the hegemony of western countries like USA is being challenged by emerging economies like China. In fact, BRICS economies is said to reflect decline of west and rise of the rest. तो ब्रिक्स जो ब्रिक्स देश है ना, ब्रिक्स कौन से हो गए, ब्रिक हो गए, ये देखो, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सभी देश जिनकी इकोनॉमीज़ है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ बन रही है। तो इनका इनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये रिफ्लेक्ट इस प्रकार से हो रही है कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट कंट्रीज़ है वो डिक्लाइन हो रही है और बाकी सभी देश राइज़ हो रहे हैं, यानी कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज़ ऑफ द रेस्ट। और अब देश, पूरा संसार है वो यूनिपोलर से क्या हो रहा है, मल्टीपोलर की तरफ हो रहा है, टेंड कर रहा है या उसकी तरफ कन्वर्ज कर रहा है। Thus, the world is transforming from the unipolarity toward the multipolarity. Now we talk about something else, that the China has emerged as the second largest economy and direct challenger of American hegemony. अमेरिकन हेजेमनी, बिल्कुल वो अमेरिका का जो है ना हेजेमनी को, उसको डायरेक्ट चैलेंज करता है। कौन? चाइना करता है। यूएसए डिस्क्राइब्ड, यूएसए कुछ इस प्रकार से चाइना को डिस्क्राइब करता है कि चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है। रिविजनिस्ट स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जो कि परंपरागत तरीके से जो परिपाटियां चलती आ रही है उनको पूरी तरीके से नकार देना, उनको खत्म कर देना। ठीक है, जो नियम कायदे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के, उनको सभी को खत्म कर देना, जैसे हम हमेशा से सोचते आए हैं। Moreover, the geopolitical tussle in Europe between Russia and NATO has led to de-establishing Ukraine crisis. जियोपॉलिटिकल टसल हो रही है ना अभी, किसके बीच में? यूरोप और मतलब कि यूरोप के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टसल चल रही है, किसके? रसिया और नाटो के बीच, डी-एस्टेब्लिशिंग यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। आगे लिखा है कि फर्दरमोर the Russia and China have been developing unprecedented closeness since Russia attack of Ukraine. In the light of the contemporary worsening rivalry between USA and China, Russia experts have started arguing about the emergence of a new Cold War. जो अभी रसिया ने वापस अटैक किया और चाइना और रसिया दोनों चाइना और रसिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इन सभी जो ये टसल अभी चल रही है ना, इसको लेकर कह रहा है कि अब इसको एक्सपर्ट्स है ना, वो कह रहे हैं कि ये न्यू कोल्ड वॉर है।
ये दोबारा से कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री अलायंसेस के बारे में पढ़ते हैं। An alliance is a written formal agreements based upon the certain common values। वो common values कौन से हैं? Religious, economic और political। Where one country proposes security protection to the other and gets privileges access to the market, like the NATO and AUKUS एंड वॉर्सा पैक्ट। तो ऑकुस में कौन कौन से देश है? इसके अंदर तो देश है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों देश हैं। एंड वॉर्सा पैक्ट, ठीक है। तो वॉर्सा पैक्ट तो पहले था जो कि नाटो के अगेंस्ट बना था, वो बड़ा। मिलिट्री अलायंस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस के तौर पर ये मिलिट्री अलायंसेस बनते हैं। कंसेप्ट ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज यूनिवर्सल एंड न्यूट्रल, whereas the collective defense is meant only for its members and the enemy is predetermined। तो एनिमी है वो प्रीडिटरमाइंड यानी पहले से निश्चित है। तो ये कौन सा देश था? ये नाटो और वॉर्सा पैक्ट है ना, वो दोनों में, वो दोनों कौन से हैं? कलेक्टिव डिफेंस, वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी वाले हैं, कलेक्टिव डिफेंस वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि नाटो वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कंट्रीज कम्युनिस्ट ब्लॉक ऑफ कंट्रीज एंड वॉर्सा पैक्ट विच वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट नाटो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड हैज़ ऑलवेज अपोज्ड जॉइनिंग डिफेंस पैक्ट्स लाइक नाटो एंड वॉर्सा, चूज टू स्टे नॉन अलाइंड। तो भारत ने ना नाटो को ज्वाइन किया ना वॉर्सो पैक्ट को, क्योंकि इंडिया वॉज ऑलवेज सपोर्टेड कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करता था, ना कि कलेक्टिव डिफेंस वाले को। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसपीए के बारे में पढ़ते हैं। तो एसपीए के बारे में लिखा गया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दीज आर रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट्स बेस्ड अपॉन द कॉमन वैल्यूज वेयर द टू कंट्रीज मे कोऑपरेट with each other in the multidimensional diplomacy except military security dimensions. However, the commercial defense cells are part of SPA, and SPA is reflective of the bilateral relationship, more important than others, but stops sort of an actual alliance. A strategic partnership is a long-term interaction between two countries based on the political, economic, social, and historical factors. Such a partnership manifests itself in a variety of relationship। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जॉइंट डिफेंस मिलिट्री ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस है ना, वो ये इन्हीं के तहत होते हैं, एग्रीमेंट्स के तहत होते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, उनके तहत होते हैं। जॉइंट डिफेंस मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ये हमारे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उनके अंदर होते हैं, जो कि सारे मिलिट्री जो जॉइंट डिफेंस होते हैं ना, जो दो देशों में, रशिया के साथ में भारत की सेना या उज्बेकिस्तान या कोई दूसरा देश अमेरिकन सेना के साथ में, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि युद्धाभ्यास करते हैं। और इसी के साथ में कि अडेप्ट ईच अदर प्रैक्टिसेस, वो एक दूसरे की प्रैक्टिस होती है ना, जो वॉर प्रैक्टिस, उनको अडेप्ट करते हैं। आगे लिखा गया है क्या कि इंटरऑपरेबिलिटी, स्टाइल ऑफ फंक्शंस एंड, यहाँ लिखा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच में MOU साइन होते हैं, उन सभी के बारे में बात हो गई है।
अब बात करते हैं इंडिया एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसका एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था, उसका भी के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि हाउ हैज़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद में जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे बनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 ब्रॉड फेजेस, ईच ए रेस्पॉन्स ईच ए रेस्पॉन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट। तो जो सुब्रमण्यम एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने भारत की जो विदेश नीति है उसको 6 भागों में बांटा है, आज़ादी से लेकर आज तक की। उनको किस प्रकार से बांटा है? पहला फेज कहता है कि पहला फेज 1946 में शुरू हुआ था, इंटरिम। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, आज़ादी से पहले 1946 में अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ से तैयार होती है ये। तो उससे लेकर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक 1962 तक जो पहला फेज है उसको पहला फेज दिया गया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का ये टाइम है। ये इस एरा को उन्होंने इस प्रकार से करेक्टराइज किया है कि एन एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि एक आशावादी एरा, जिसके अंदर क्या है कि भारत किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनता है, ना नाटो का, ना वॉर्सो पैक्ट का, यानी कि ना वो कैपिटलिस्ट, ना वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनता है। आगे हम इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इट्स सेटिंग वाज वेरी मच ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड विद विद कैंप्स लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड यूएसएसआर। इंडियाज ऑब्जेक्टिव वर टू रेसिस्ट द constraining of its choices and dilution of its sovereignty as it rebuilt its economy and consolidated its integrity. The 1962 the conflict with China not only 64 के अंदर होती है मौत। तो 64 होती है, 65 भी होती है। 62 के अंदर तो चाइना के साथ में पहला जो युद्ध है ना वो हारता है भारत। वहां तक चलेगा ये, मतलब ये बात है। लिखा था द 1962 conflict with China not only brought this period to an end but in a manner that significantly damaged India's standing। तो उसने क्या है कि इंडिया की जो स्टैंडिंग थी उसको डैमेज कर दिया था। किसने? जो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसने। तो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद चीन के साथ भारत का जो युद्ध होता है उसमें भारत को बहुत बड़ी क्षति देखनी पड़ती है, मतलब भारत को काफ़ी हानि होती है इस युद्ध के अंदर। तो उसके बाद भारत क्या करता है कि इस नीति को छोड़ देता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है, आगे क्या लिखा है कि इसमें सेकंड फेज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड फेज शुरू होता है 1962 से लेकर 71 तक चलेगा। अब 71 में क्या होता है? 71 में वही फिर से भारत 71 के अंदर भारत बांग्लादेश का निर्माण होता है 71 के अंदर, वही है। तो भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होगी 71 में। तो वहाँ तक जो चलेगा उसको बोलते हैं सेकंड फेज है, द डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। तो हम अब वास्तविक दुनिया के अंदर एंटर किए हैं हमने। तो इस डिकेड को बोलते हैं रियलिज्म, यानी वास्तविक दुनिया, एंड रिकवरी। अब हम रिकवर कर रहे हैं किससे? 1962 में जो हमारी चीन के साथ में युद्ध में जो हानि हुई थी उससे हम रिकवर कर रहे हैं। इंडिया मेड pragmatic choices on the security and political challenges despite despite the paucity of resources. It looked beyond non-alignment in the interest of the national security। ठीक है, देखा ना क्या? इट लुक्ड बियॉन्ड, अब उससे आगे देख रहा है नॉन अलाइनमेंट से, इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और भारत देश की सुरक्षा के बारे में भी इसका इंटरेस्ट है।
तो होना ही, रखना ही पड़ेगा, अब तो चेंज हो गया टाइम। आगे हम चलते हैं 1971 से 1991, यानी अगले 20 साल में। 20 साल को उन्होंने तीसरा फेज नाम दिया, थर्ड फेज। द थर्ड फेज फ्रॉम द 1971 टू 1991। 1971 जब बांग्लादेश का निर्माण होता है, उससे लेकर जो कोलैप्स होगा यूएसएसआर, तब तक के टाइम को तब तक के टाइम को नाम दिया है तीसरा फेज। और इसको एक और नाम दिया है कि द वन ऑफ द ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन। ठीक है। आगे लिखा है कि इट स्टार्टेड विद द डिसमेंटल डिसमेंटलमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इक्विवेलेंस थ्रू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो 1971 में क्या है कि बांग्लादेश के क्रिएट होने से इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमें क्या है कि दोनों फ्रंट में पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी थी। अब हमारे एक तरफ है, एक दूसरा फेज बन गया, देश बन गया बांग्लादेश नाम से। तो इसमें लिखा है कि डिसमेंटल, तो पाकिस्तान को हमने डिसमेंटल किया है यहाँ पर। डिसीजिव डिसमेंटलमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इक्विवेलेंस थ्रू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, बट एंडेड विद द IPKF मिस एडवेंचर इन श्रीलंका। लेकिन भारत का मिस एडवेंचर होता है क्या, IPKF वाला। यानी हम क्या करते हैं कि जो श्रीलंका के अंदर सेना भेजते हैं, वो हम क्या करते हैं, सितियासी के आसपास हम सेना भेजना शुरू कर जाती है। और 1989 में सेना वापस भी आना शुरू हो जाती है। और 1991 के दौरान 1991 में राजीव गांधी की मौत हो जाती है। ये होती है मई के अंदर, 20 मई या 21 मई है ना, ऐसा कुछ है। तब 20 या 21 तारीख को मई के अंदर 1991 में राजीव गांधी की मौत हो जाती है, लिट्टे के द्वारा कर दी जाती है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि बट द एंडेड विद IPKF इंडियन IPKF है ना, इसका क्या मतलब है IPKF मिस एडवेंचर। चलो आगे पढ़ लेंगे। मिस एडवेंचर ऑफ इन श्रीलंका, द लार्जर एनवायरमेंट बाय नाउ was dramatically different। द इंडो सोवियत ट्रीटी, भारत और रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसके बारे में बात की गई है कि द इंडो सोवियत ट्रीटी एंड अडोप्शन ऑफ मोर प्रो सोवियत पोजीशन और इंटरनेशनल इश्यूज वर इंडियाज रेस्पॉन्स टू दिस चैलेंज। The dissolution of the USSR and the emergence of unipolar would characterize the fourth phase। अब 1991 में क्या होता है कि फोर्थ फेज शुरू होता है, जिसमें कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो चुका है। अब पूरी दुनिया यूनिपोलर बन चुकी है और एकमात्र सुपर पावर है, वो है USA। ठीक है। तो आगे लिखा है कि इट एनकरेज्ड ए radical rethink in India on a broad range of issues, and it shifted focus of the safeguarding strategic autonomy. If India opened up economically more to the world, its reflection was also evident in new diplomatic priorities and approaches. Lookist policy. The Lookist policy summarized the changed Indian politics, changed Indian approach, changed Indian approach। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि द लुकिस्ट policy summarized the changed Indian approach to world affairs, which also saw the adjustment in its position on Israel. This is a period where India reached out to engage the US more intensively। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे क्या लिखा गया है कि this quest for the strategic autonomy was particularly focused in
on the securing its nuclear weapon option, but also visible in the trade negotiations by the turn of the century. The enough had happened for India is now shift gears again and move to a higher level after 1998. It was now a declared nuclear weapon power had fended of Pakistan's, ठीक है, had fended off Pakistan's military adventurism again in Kargil 1999. They generated enough economic growth to be of global interest and managed with well a United States that was focusing more on developments in Asia and the consequences of the Islamic fundamentalism. The fifth phase is one where the India gradually acquired the attributes of a balancing of power. It is reflected in the India US nuclear deal as well as a better understanding with the West at large. At the same time, India could also make common cause with China on climate change and trade and consolidate further ties with Russia while helping of fashion BRICS into major forms. Now we talk about the सिक्स्थ फेज जो कि 2014 के बाद में शुरू हुआ जब मोदी गवर्नमेंट आई भारत में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हुई तब तब की हम बात करते हैं ठीक है तो इसमें क्या लिखा गया है तो इसमें लिखा है कि फिफ्थ जो सिक्स्थ फेज है उसके बारे में बात करते हैं तो लिखा है कि इंडिया क्लोज टू टर्न मोर एनर्जेटिक डिप्लोमेसी इंडिया हैज showcased its ability to sol- soldier greater responsibilities. Shoulder greater responsibility. The equally significant is a willingness to shape key global negotiations, such as in the Paris on the climate change. The investment of greater sources in the development partnership with the countries of the South was also noteworthy, and not least the manner in which we have approached our own region and the extended neighborhood has resonated beyond. India's diplomatic agenda India's diplomatic agenda has branded considerably, as indeed have its partners in those endeavors. We share with the international community the objective that a multipolar world should have multipolar world should have a military multipower, multipolar Asia at its core. It's in order to ensure that India need to follow an approach of working with the multiple partners on the different agenda. बिल्कुल अब ये तो चल रहा है अब हम बात करते हैं किसके बारे में कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर जो सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि अमेरिकन स्कॉलर जोसेफ एस नाय हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर has given the concept of soft power. Soft power is the ability to achieve desired outcomes through the persuasion or attraction rather than coercion. Soft power co-opts peoples rather than coerce them. आगे लिखा है कि सॉफ्ट पावर बिल्ड अट्रैक्शन एंड इकोनॉमी encompass nearly everything other than economy and military power. तो इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के अलावा द सॉफ्ट पावर ऑफ ए कंट्री
reset primarily on three resources. आगे हम बात करते हैं कि अब सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज क्या क्या है, उन सभी के बात करते हैं। कहता है सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री रीस्टार्ट प्राइमरली ऑन थ्री रिसोर्सेज। तो इसमें लिखा है कि इट्स कल्चर, तो भारत का कल्चर है उसके थ्रू। तो कल्चर क्या है? मेडिटेशन, योगा एंड मेनी अदर, और फेस्टिवल्स लाइक ओवर फेयर्स। लिखा है ना, इन्फ्लुएंस वेयर इट इज अट्रैक्टिव टू अदर्स, तो ये दूसरे देशों के लोगों को अट्रैक्ट करता है। इट्स पॉलिटिकल वैल्यूज, तो पॉलिटिकल वैल्यूज कौन सी है? सिक्योरिटी और डिफेंस, आई थिंक यही है, थोड़ा सा तो मिट गया। डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज है ये, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि व्हेन इट लिव्स अप टू देम एट होम एंड अब्रॉड, हम अपने देश में रहें या बाहर चले जाएं, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज है डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। तो ये तो हम अपने साथ लेके ही चलेंगे। तो आगे बात होती है किस प्रकार से कि सॉफ्ट पावर, द फॉरेन पॉलिसीज व्हेन दे आर सीन एज द लेजिटिमेट एंड हैविंग moral authority. Soft power resources are the asset that produce attraction. Therefore, soft power helps building an overall images of a state. The degree of attractiveness of a image reflects its soft power potential. As evident from the resources mentioned above, the soft power help build a brand of a country in the following ways. Its culture is re- respected and held by the external world. Its political values are the considered as ideal types, and other tries to uphold them in their respective system. Its foreign policy commands legitimacy। तो आगे लिखा है कि इट्स foreign policy command legitimacy and support of the external world. This facilitates the successful exercise of foreign policies. Public diplomacy is and the instrument that government use to mobilize these resources to the communicate with and attract the publics of other countries rather than the merely their government. It is widely believed that public diplomacy is the development and maintenance and promotion of a country's soft power. Differences between the soft power and hard power. The hard power, it is tangible and materialistic, that is threats of coercion, stakes and inducement and payment, that's carried. In soft power, that is it is ideational and attractive पावर। और इसमें हार्ड पावर में लिखा है कि इट इज़ कंपेलिंग, और सॉफ्ट पावर में लिखा है इट इज़ वॉलेंट्री नेचर। हार्ड पावर में लिखा है कि इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू डेवलप एंड इट्स रिजल्ट आर इमीडिएट। तो सॉफ्ट पावर में लिखा है इट टेक्स मोर टाइम टू बिल्ड एंड इट डज नॉट लीड टू इमीडिएट रिजल्ट। हार्ड पावर में लिखा है कि इट इज़ प्रोसेस बाय द स्टेट, और सॉफ्ट पावर में लिखा है कि सॉफ्ट पावर इज डिस्पर्स्ड एंड नॉट concerted in one institution. It is difficult for the state to use it directly as per the requirement. आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि critics criticize soft power for its limitations. They argued they argue that soft power is not dependable and cannot help achieve national interests. Therefore, they suggest that the hard power should never be ignored by countries. आगे हम पढ़ते हैं कि इंडियाज सॉफ्ट पावर पॉलिसी।
India's soft power is undetermined by its civilization, heritage, and cultural prowess. Now we talk about further that India's diverse yet coherent cultural fabric spreads across the length and breadth of the country. Furthermore, the rise of the India's global stature in recent decades at various multilateral forms, the increasing of the popularity of yoga and Ayurveda, and the world community embracing Namaste as a greeting during the ongoing pandemic are some of the most evident example of the Indian soft power. Further, the India is blessed with the following soft power resources. India's religious India's religious diversity is its biggest strength. India is fortunate to have all the major religions of the world. For our homegrown the हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म एंड सिखिज्म तो ये चार धर्म है वो भारत के अंदर ही डेवलप हुआ है कौन कौन से Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. For more, four come from outside the Zoroastrianism, Parsidharm, Judaism, Yahudi, Christianity, and Islam. Buddhism is at the heart of its diplomacy here. तो भारत की हार्ट है बुद्धिज्म भारत की डिप्लोमेसी का ना इन भारत के आगे हम पढ़ते हैं कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद फॉलोइंग सॉफ्ट पावर इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी ये तो हमने पढ़ दिया आगे बढ़ते हैं कि इंडियाज रिलेशंस विद द साउथ ईस्ट एशिया and SCO countries are being built up by the emphasizing India's historical links with Buddhism. बिल्कुल ये तो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था उनमें से जैसे कि चीन में आज भी बुद्धिज्म है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर है ही है और इस तरफ देखें तो जैसे कि मध्य एशिया देशों के अंदर देखें तो वहाँ पर अवशेष मिलते हैं लेकिन जैसे बात बहुत बड़ी संख्या में वो कन्वर्ट हो सके इस्लाम के अंदर लेकिन फिर भी हमारे उनके साथ लिंक है हिस्टोरिकल लिंक्स है विद बुद्धिज्म के थ्रू अब हम बात करते हैं योगा और आयुर्वेद के थ्रू उसके बाद बात है गांधीयन आइडियल्स ठीक है गांधीयन आइडियल्स है वो भी हमारा सॉफ्ट पावर है उसके बाद में बात करते हैं क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट हमारा सॉफ्ट पावर है क्रिकेट एंड इट्स पॉपुलरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट बाइंडिंग फोर्स वाइब्रेंट एंड लिबरल democracy. Indian diaspora, namely NRI and PIOs, play a vital role in projecting its soft power. They are spread across all countries and have become prosperous. After that, now we talk about the famous and influential over the last 2 decades. बिल्कुल वो influential है ये they not only help in dis- dismantling disseminating our culture but also have on occasions and contributed its to promoting our foreign policy goals. The Indian diaspora is becoming a real asset as and more than achieve the success in their respective fields in different countries. Now we talk about attraction of Bollywood. That is also a soft power of India's. The Indian cinema has long drawn huge audience in significant part of Asia, Africa, and there beyond. Now we talk about the Indian cuisine, the Indian style of cooking and spices. Indian cuisine is a major attraction for foreigners. India's foreign assistance to other developing countries and India's role in humanitarian and disaster relief operations. The attraction of India as a higher attraction hub for developing countries in Asia and Africa.
अब हम बात करते हैं कि ओवर द ईयर्स द इंडिया हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू प्रोजेक्ट इट्स सॉफ्ट पावर prominent initiatives are listed below. Over the years, India has taken several initiatives to project its soft power. Prominent initiatives are listed below. Now we talk about the setting up a public diplomacy division within the Ministry of External Affairs in 2006. Ministry of Tourism launched Incredible India campaign to showcase its social and political and cultural assets abroad. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे इनिशिएटिव अगला इनिशिएटिव पढ़ते हैं इसमें लिखा गया है कि the supporting larger foreign policy initiatives such as the Look East policy, now Act East policy, the connect to the connect Central Asian policy, and also develop strategic and aid trade partnership with Africa. After that, the next initiative is that Ministry of External Affairs (MEA) also decided to develop a soft power matrix to measure the effectiveness of India's soft power outreach. MEA has also recommended increased the budgetary allocations to the Indian Council for Cultural Relations (ICCR), the nodal government agency the responsible for government India's soft power projection. After that, we also talk about the Nalanda University project. It's a major soft power initiative of Indian government and wishes the revival of the renovated center of the Buddhist learning. इसके थ्रू होगा ये कि चीन, कोरिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और इसके साथ ही ये थाईलैंड और ये थाईलैंड क्या मलेशिया और इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देश फिलीपींस से, चाइना से, जापान से, कोरिया से, मंगोलिया से, हुँ? ये सभी देश हैं जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, इन सभी देशों के लोग आएँगे। जब हम क्या करेंगे कि जैसे नालंदा जैसे प्रोजेक्ट शुरू होंगे, हम क्या करेंगे कि इसे बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर की तरह डेवलप करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि श्री एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के प्राइम वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? पहले थे, अभी चेंज हो चुके हैं, अभी है जगदीप धनखड़ है। लिखा है कि श्री एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2020 launched the first ever SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन सैड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया कि उन्होंने ऑनलाइन एक एग्जीबिशन शेयर किया जो कि बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर था। ड्यूरिंग द 19th मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ वर्ल्ड काउंसिल SU Council of Head of the Government of SCO and CHG held in New Delhi. In video conference format, SCO online exhibition on shared Buddhist heritage and has been developed and curated by the National Museum, New Delhi, in active collaboration with the SCO member countries. In 2015, the newly elected Indian Prime Minister Narendra Modi pulled off a major feat. He successfully persuaded the United Nations to declare June 2021 as the International Yoga Day to make to mark the occasion in 2016. UN Secretary General Ban Ki-moon highlighted the physical and other benefits of practicing yoga. His endorsement was widely seen as a new high for Indian soft power. Now we talk about the Project Motion. It is a Ministry of Cultural project implemented by Indira Gandhi National Center for Arts IGNCA, New Delhi, as the nodal coordinating agency with the support of Archaeological Survey of India and National Museum as associate bodies. The endeavor of project the motion is to reconnect
re-establish communication between the countries of Indian Ocean world, which would lead to an enhanced understanding of cultural values and cohesion. After that, we talk about the vaccine Metri. This is also a good initiative for soft power that in COVID time, India provide vaccines to several countries. The vaccine Metri has acted as an sword in the arm of for India's soft power. Inauguration of the Kushinagar airport. कुशीनगर जो कि भारत जहाँ पर किसका जहाँ पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था उस वहाँ पर क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया क्यों क्योंकि श्रीलंका और बाकी जितने भी बुद्धिस्ट देश है दोबारा से बात करते हैं कौन कौन से देश बुद्धिस्ट है एक तो हो गया श्रीलंका हो गया एक हो गया भूटान हो गया एक हो गया अब बात करते हैं चीन हो गया मंगोलिया हो गया कोरिया हो गया उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया और जापान हो गया फिर आता है ये ताइवान फिर आता है वियतनाम फिर आता है लाओस फिर आता है कंबोडिया फिर आता है ये थाईलैंड म्यांमार ठीक है तो इन सभी देशों के लोग बुद्धिस्ट है तो वो भारत आएंगे ठीक है तो भारत में वो कुशीनगर आना चाहते हैं तो कुशीनगर में हमने क्या बना दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है इट विल फैसिलिटेट द पिलग्रिम्स फ्रॉम द अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा ना इट विल फैसिलिटेट द pilgrims from across the different parts of the world by providing seamless connectivity to various Buddhist sites in the region. It will help in developing Kushinagar as one of the principal palace of Buddhist pilgrim. The inaugural flight at the airport from Colombo तो इसकी जो उद्घाटन हुआ है वो किस प्रकार से है कि कोलंबो से फ्लाइट पहली सबसे पहले फ्लाइट वहां से पहुंची थी श्रीलंका कैरिड 125 डिग्नेटरीज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेकर आई थी श्रीलंका से आई थी एक फ्लाइट कोलंबो से जिसमें 125 आए थे डिग्नेटरीज यानी कि जो ऑफिशियल्स लोग थे और साथ में बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे ओवर रिलायंस ऑन सॉफ्ट पावर कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव over reliance on soft power can be counterproductive hard power is only equally important बिल्कुल हार्ड पावर भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है अब हम बात करते हैं कि ओवर रिलायंस ऑन सॉफ्ट पावर कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव हार्ड पावर इज इक्वली इंपॉर्टेंट पे लिखा है कि मैनी एक्सपर्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट द इंडिया शुड नॉट ओवर डिपेंड ऑन सॉफ्ट पावर Developing soft power at the cost of ignoring hard power resources is not advisable. Soft power suffers from the many limitations like it is not tangible, its impact cannot be assessed, and it is voluntary in nature. It is not under the strict position of state. Thus, Joseph Nye suggests state to acquire smart power. तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि पहला हैंड ऑफ था इंटरनेशनल रिलेशन का वो हमने पढ़ लिया है